हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बीआरएफ के नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। एक्स एग्रीज टू डिलीवर हिज ओल्ड रेफ्रिजरेटर वैल्यूड एट 2000 टू वाई। अब देखिए एक्स जो है वो एग्री करता है कि वो अपना पुराना जो रेफ्रिजरेटर है, एक्स क्या कर रहा है, एग्री कर रहा है डिलीवर करने के लिए अपना पुराना रेफ्रिजरेटर किसे, वाई को। किस दाम पर? 2000 रुपए दाम पर। रेफ्रिजरेटर का जो डीलर है, क्या है ये, वाई, डीलर ऑफ रेफ्रिजरेटर, इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू रेफ्रिजरेटर एंड एग्रीज टू पे द डिफरेंस इन कैश। ठीक है, मतलब एक्स जो है वो वाई को सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर देगा नए रेफ्रिजरेटर के बदले में, और कितने में देगा? 2000 रुपए में। ठीक है, तो एक्स एग्रीज टू डिलीवर हिज ओल्ड रेफ्रिजरेटर वैल्यूड एट 2000 रुपीज टू वाई, अ डीलर ऑफ रेफ्रिजरेटर, इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू रेफ्रिजरेटर। किस के एक्सचेंज में? तो नए रेफ्रिजरेटर के एक्सचेंज में, बदले में। एंड एग्रीज टू पे द डिफरेंस इन कैश, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको वो किस में पे कर देगा? कैश में पे कर देगा। ठीक है, मतलब एक्स के पास एक रेफ्रिजरेटर है, सपोज कीजिए उसका रेफ्रिजरेटर है एक्स के पास। अब एक्स क्या कर रहा है, इस रेफ्रिजरेटर को वाई को बेच दे रहा है। ठीक, कितने में बेच रहा है? तो वाई को ये बेच रहा है कितने में रेफ्रिजरेटर? तो 2000 में। ये इसका ओल्ड रेफ्रिजरेटर है, लिख दे रहे हैं ओल्ड। ठीक, 2000 में बेच रहा है, यानी कि एक्स के पास अब कितना आ गया पैसा? 2000। और ये 2000 में क्यों बेच रहा है? क्योंकि एक्स को वाई से एक नया रेफ्रिजरेटर भी लेना है, यानी कि एक्स को वाई से क्या लेना है? नया रेफ्रिजरेटर भी लेना है। ठीक है, अब ये मान लेते हैं ये न्यू रेफ्रिजरेटर है। अब ये कौन दे रहा है? वाई दे रहा है। किसको दे रहा है? एक्स को दे रहा है। ऑब्वियस ही बात है, अब नया रेफ्रिजरेटर जब वाई देगा किसको? एक्स को, तो ये नया रेफ्रिजरेटर ओल्ड वाले से तो महंगा ही होगा। तो इस वजह से जो भी डिफरेंस बचेगा उस डिफरेंस को एक्स क्या मान रहा है कि उस डिफरेंस को मैं आपको किस में दे दूंगा? कैश में दे दूंगा। सपोज ये उसको कितने का बिका, तो अब 2000 रुपए इसके पास आया है कि नहीं है नहीं पता है, बट हाँ 2000 में इसको बेच दिया, और जो भी डिफरेंस है उसको किसमें वो पे कर देगा? कैश में। मान लेते हैं 18,000 20,000 का, अगर सपोज करते हैं ये रेफ्रिजरेटर 20,000 का है, तो 20,000 का अगर रेफ्रिजरेटर होगा तो इसको 2000 छोड़कर दे देगा। मतलब एक्स जो है बाकी का जो पैसा है 2000, बाकी का जो पैसा है मतलब माइनस कर देगा इसमें से 2000, और जो अमाउंट आएगा 18,000, 18,000 वो किसको दे देगा? एक्स वाई को दे देगा। किसमें? कैश में। इस बात पर वो राजी हो जाता है। तो क्या कह रहा है, ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये बार्टर है, ये एक्सचेंज है, या हायर परचेज एग्रीमेंट है? क्या है ये? तो एक चीज बताइए इन सभी केसेस में कि यहां पे क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, बार्टर है, क्या है? तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। बेचा नहीं गया है, अभी कैश दिया नहीं है, और एग्री तो कर रहा है ना बेचने के लिए, एग्री कर रहा है। तो एग्री करे या सेल करे, दोनों केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या बिक्री या विक्रय संविदा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है गुड्स मीन्स एवरी काइंड, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग। गुड्स का मतलब या फिर वस्तु का अर्थ हर तरह की चल संपत्ति से होता है, जिसमें कि क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? कार्यवाही योग्य दावे और मुद्रा धन, या फिर एक्शनेबल क्लेम्स एंड करेंसी मनी, ओल्ड करेंसी नोट्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास सेवरल फ्रॉम लैंड बोथ बी एंड सी। तो इसके प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि एक्शनेबल क्लेम्स इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ओल्ड करेंसी नोट्स और ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ओल्ड करेंसी नोट्स भी शामिल हो सकता है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी शामिल हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से कौन सा गुड्स नहीं है? एंटीक, ओल्ड कॉइन्स विच आर आउट ऑफ सर्कुलेशन, करेंट कॉइन्स, या ऑल ऑफ दिस।
यानी निम्नलिखित में से किसे वस्तु नहीं माना जाता है, किसे वस्तु नहीं माना जाता है? आठ क्वेश्चंस। किसे वस्तु नहीं माना जाता है? तो हम लोग एंटीक को वस्तु मानते हैं, साथ ही साथ पुराने सिक्कों और जो कि सर्कुलेशन से बाहर हैं उनको भी हम लोग मानते हैं, लेकिन करंट कॉइन को हम लोग गुड्स नहीं मानते हैं, यानी कि फिलहाल के कॉइन्स को हम लोग गुड्स नहीं मानते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी वर्तमान के सिक्के। प्राइस कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी, देखो कॉइन्स जो थे ना वो इस वजह से नहीं हुए, ओल्ड अगर वो भी हो जाएंगे तो अभी आपके गुड्स में आ जाएंगे, लेकिन वो ओल्ड या फिर आउट ऑफ सर्कुलेशन अगर हो जाते हैं तो आपके, जैसे कि 50 पैसे, 50 पैसे का जो सिक्का है, क्या वो गुड्स है? हाँ वो गुड्स है, लेकिन 1 रुपए क्या वो गुड्स है? नहीं, वो गुड्स नहीं है। यही चीज है, ठीक है, क्योंकि 50 पैसे का जो सिक्का है वो आउट ऑफ सर्कुलेशन है, लेकिन 1 रुपए का सिक्का सर्कुलेशन में अभी भी है। प्राइस कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी, या फिर बिक्री के अनुबंध में मूल्य प्रतिफल क्या हो सकता है? ओनली इन मनी, ओनली इन गुड्स बार्टर्ड, पार्टी इन मनी एंड पार्टली इन गुड्स, और नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल। कह रहा है कि बिक्री के अनुबंध में मूल्य प्रतिफल क्या हो सकता है, या मूल्य प्रतिफल क्या हो सकता है? केवल पैसे में हो सकता है मूल्य प्रतिफल, या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? प्राइस कंसिडरेशन, प्राइस कंसिडरेशन क्या वो पैसे में हो सकता है? क्या केवल वो गुड्स बार्टर में हो सकता है? मनी में भी हो सकता है और गुड्स में भी हो सकता है। तो अब ऑप्शन सी कैसे होगा? मनी में भी हो सकता है, गुड्स में भी हो सकता है, आधा आधा पैसा आधा मनी। जैसे कि आपका एक्स और वाई का केस था। एक्स क्या कर रहा था? 2,000 रुपए नहीं दे रहा था, वो सामान दे रहा था, ओल्ड रेफ्रिजरेटर दे रहा था और बदले में नया रेफ्रिजरेटर ले रहा था, और कह रहा था जो भी बैलेंस बच रहा है ना वो मैं आपको कैश में दे दूंगा। तो आधा कैश दिया, आधा रेफ्रिजरेटर, मतलब कि कुछ पार्ट में कैश दिया और कुछ पार्ट में कुछ पार्ट बचा तो गुड्स के रूप में गुड्स दिया, और किसके रूप में? रेफ्रिजरेटर के रूप में। ठीक है, सेकंड हैंड रेफ्रिजरेटर के रूप में। तो ये आपका पार्टली इन मनी और पार्टली इन गुड्स दोनों हो सकता है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल के केस में सब्सिक्वेंट लॉस या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंटिल सेल इज लायबिलिटी ऑफ, ये किसकी लायबिलिटी होती है? ये किसकी लायबिलिटी होती है? क्या ये लायबिलिटी होती है बायर की? क्या ये लायबिलिटी होती है सेलर की? बायर और सेलर दोनों की बराबर बराबर होती है, या नन ऑफ द अबव? तो एग्रीमेंट टू सेल के केस में, यानी बेचने के लिए एक समझौता के मामले में, बिक्री तक बिक्री तक वस्तु की बाद में हानि या विनाश, यानी कि बिक्री हो जा रही है उसके बाद वस्तु की हानि और विनाश होता है बिक्री तक। सब्सिक्वेंट लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स अंटिल सेल, जब तक सेल नहीं हो जाता तब तक अगर कुछ भी होता है तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वो आपकी सेलर की जिम्मेदारी होगी, विक्रेता की, क्योंकि बायर तक अभी वो पहुंचा है ही नहीं। तो ये सेलर की जिम्मेदारी या विक्रेता की जिम्मेदारी होगी अगर कुछ भी गुड्स को होता है तो। मिस्टर राज एग्री करते हैं डिलीवर इन फ्यूचर 100 कंप्यूटर सेट्स फॉर 30 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ 200 फ्रिज सेट्स वर्थ 40 lakhs एंड 60,000 इन कैश। ये क्या है? तो देखिए फ्यूचर में डिलीवर करने की बात कर रहा है, तो फ्यूचर में डिलीवर करने की बात हो रही है तो एग्रीमेंट टू सेल या बेचने के लिए समझौता। सेवंथ क्वेश्चन क्या दिया है आपका? सातवां क्वेश्चन कि ए जो है वो एग्री कर रहा है बी को सेल करने के लिए सारे क्रॉप्स जो कि ग्रो हो रहे हैं वाई के फार्म में इन पटियाला ड्यूरिंग 2021 सीजन फॉर 2 लाख। इन दिस केस गुड्स क्या है? इस केस में गुड्स क्या है? तो इस केस में गुड्स जो है क्रॉप टू बी ग्रोन, क्या लिखा है? क्रॉप टू बी ग्रोन, जो फसल उगाए जाएंगे वाई के फार्म में पटियाला में 2021 के सीजन में। तो अभी उगाए नहीं गए, उगाए जाएंगे, तो फ्यूचर गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, या फिर ऑप्शन ए भविष्य का सामान। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस में भी फिक्स बाई, प्राइस किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट द्वारा फिक्स किया जाता है? क्या ये फिक्स किया जाता है जो एग्री होता है उसके द्वारा, मतलब कि मतलब आपस में सहमति से होता है, या डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज, पार्टी में डीलिंग होके आप प्राइस तय करते हो? तो सारे तरीके से आप प्राइस तय कर सकते हो, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, हिंदी में आपका ये कुछ इस प्रकार से दिया है, देख सकते हो आप। ठीक है, ठीक है। सो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। जो भी तरीका आप अपना रहे हो प्राइस को तय करने के लिए कि किस प्राइस पर आप गुड्स को बेचोगे, आप खुद सहमत, मतलब खुद अपनी सहमति से करो, डीलिंग करके कर रहे हो,
या कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फिक्स हो रहा है, मतलब तीनों का मतलब एक ही था, तीनों का मतलब एक ही था, फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें होती हैं वो चीज बता भी दिया कि अनुबंध द्वारा तय, तो एक तरीके से तय करने के लिए सहमत हुए, जिससे सहमत हुए, पार्टियों के बीच व्यवहार के दौरान निर्धारित, तो सब मतलब एक ही है, ये सब इसी में होगा, अनुबंध द्वारा तय, इनमें ही सारी चीजें होंगी, बी और सी वाली। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, जो भी दिक्कत होगा, जो भी डाउट्स होगा, आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में और चैट बॉक्स में, और इवन आप कांटेक्ट भी कर सकते हो हमारे दिए गए नंबर पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन, एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।